ओम नमः शिवाय। बच्चों उम्मीद करती हूँ आप सभी अपने घरों में सुरक्षित एवं स्वस्थ होंगे। तो आइए बच्चे, हम अपना अगला अध्याय पढ़ते हैं। इससे पहले मैंने आपको हिंदी में हिंदी वर्णमाला, उसके स्वर, व्यंजन और मात्राओं के बारे में समझाया था। आज हम पढ़ते हैं व्याकरण का पाठ 1, भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। तो आइए आगे हम इस पाठ को पढ़ते हैं और उसको अच्छे से समझते हैं। बच्चों, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह एक विचारशील एवं सामाजिक प्राणी होने के नाते अपने भावों एवं विचारों का आदान प्रदान समाज में रहने वाले अन्य लोगों से करता है और इस आदान प्रदान के लिए वह अनेक प्रकार के साधन अपनाता है। जैसे आप देख रहे हैं पिक्चर में, मनुष्य जब समाज में रहता है तो वो दूसरे लोगों से बातचीत करने के लिए, दूसरे लोगों को अपनी बातें समझाने के लिए और उनकी बातों को समझने के लिए कई प्रकार के साधन अपनाता है। जैसे बोलना, वह अपनी बात बोलकर दूसरों को समझाता है। सुनना, और दूसरों की बात सुनकर समझता है। इसी तरह लिखकर समझाना और समझना, वह लिखकर भी अपनी बात दूसरों को समझाता है और पढ़कर दूसरों की बातों को समझता है। तो बेटा, लिखना, पढ़ना, बोलना और सुनना, ये जो हैं, ये साधन अपनी बातों को, अपने विचारों को आदान प्रदान करने के साधन हैं। आप जैसा कि इन चित्रों में आपने देखा है कि यहाँ पर एक माँ अपने बच्चे को कुछ कह रही है, अध्यापिका बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बच्चे सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। यहाँ पर भी अध्यापिका लिखकर बच्चों को समझा रही हैं और यहाँ पर अखबार पढ़ा जा रहा है। तो ये हैं भाषा के साधन। तो हम कह सकते हैं कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों एवं भावों को बोलकर, सुनकर, लिखकर तथा पढ़कर समझता है और दूसरों को समझाता है। अब आते हैं हम भाषा के रूप। बेटा, भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा के अंतर्गत आता है बोलना और सुनना। मौखिक भाषा के अंतर्गत आता है बोलना और सुनना। जब हम अपने भावों और विचारों को मुंह से बोलकर व्यक्त करते हैं तो भाषा के मौखिक रूप का प्रयोग करते हैं और इसे हम भाषा का मौखिक रूप कहते हैं। जैसे आप देख सकते हो, भाषण देना या भाषण सुनना, टीवी देखना, बातचीत करना, गाने सुनना, रेडियो सुनना, ये सब क्या हैं? ये सब मौखिक भाषा के उदाहरण हैं। यहाँ पर हम या तो बोल रहे हैं या फिर सुन रहे हैं। अब आता है लिखित भाषा। लिखित भाषा में हम अपनी बात लिखकर दूसरों को समझाते हैं और दूसरों की बातों को हम पढ़कर समझते हैं। तो इसे भाषा का लिखित रूप कहते हैं। जैसे किताबों को पढ़ना, समाचार पत्र पढ़ना, ये सब क्या हैं? भाषा के लिखित रूप है। बेटा, भाषा का एक और रूप होता है सांकेतिक रूप, लेकिन उसे मान्यता प्राप्त नहीं है हिंदी व्याकरण में। क्यों मान्यता प्राप्त नहीं है? क्योंकि हम कभी कभी संकेतों का, इशारों का सही अर्थ नहीं समझ पाते, इसीलिए उसको हिंदी व्याकरण में मान्यता प्राप्त नहीं है। अब आते हैं भाषाएं और हिंदी। देखिए, भारतीय भाषाएं और हिंदी। बच्चों, हमारे संविधान में, हमारे देश के संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। हमारे देश के संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। वो भाषाएं कौन कौन सी हैं? असमिया, गुजराती, बांग्ला, संस्कृत, उड़िया, डोगरी, बोडो, सिंधी, उर्दू, तमिल, मणिपुरी, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, हिंदी, कश्मीरी, नेपाली, मैथिली, कोंकणी, पंजाबी और संथाली। ये वो 22 भाषाएं हैं जिनको हमारे संविधान में मान्यता प्रदान की गई है। लेकिन बेटा, आज के समय में हिंदी भाषा ऐसी भाषा है जिसका क्षेत्र बहुत ही विकसित हो गया है, बहुत बड़ा हो गया है और विश्व के लगभग 150 से भी अधिक विश्वविद्यालय में हिंदी भाषा को पढ़ाया और समझाया जाता है। बेटा, अब आते हैं हम मातृभाषा। मातृभाषा क्या होती है? तो बेटा, मातृभाषा, बच्चा जिस परिवार में जन्म लेता है और पलता है, बढ़ता है, वह सबसे पहले उसी परिवार की भाषा को सीखता है, तो वो उसकी मातृभाषा कहलाती है।
जो भाषा बच्चा अपनी माँ और अपने परिवार के साथ सीखता है उसे हम मातृभाषा कहते हैं। अब आते हैं हम राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा क्या होती है बेटा? राष्ट्रभाषा वो भाषा होती है जो पूरे देश में सबसे अधिक बोली और समझी जाती है। जो भाषा किसी राष्ट्र में सबसे अधिक विकसित हो जाती है, अर्थात बोली और समझी जाती है, तथा जिसका पूरे राष्ट्र में प्रचार प्रसार हो जाता है, वह भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है। तो बेटा हमारे देश की राष्ट्रभाषा कौन सी है? हमारे देश की राष्ट्रभाषा है हिंदी। हिंदी हमारे देश भारत में सबसे ज़्यादा बोली और समझी जाने वाली भाषा है। देखिए, हिंदी भाषा को पंजाबी, मद्रासी, तमिल हर तरह का व्यक्ति बोल लेता है। अब आती है राजभाषा। हम राजभाषा किसे कहते हैं बेटा? राजभाषा जब किसी देश के सरकारी कामकाज मतलब कोर्ट के, न्यायालय के कामकाज, विश्वविद्यालयों के कामकाज और सरकारी कामकाज जो होते हैं वो जिस भाषा में होते हैं उसे हम उस देश की राजभाषा कहते हैं। तो हमारे देश की राजभाषा और राष्ट्रभाषा दोनों ही हिंदी हैं। और हमारे संविधान में 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया था। मानक भाषा क्या होती है? भाषा में एक रूपता लाने के लिए शिक्षाविद तथा विद्वान जिस भाषा को मान्यता देते हैं उसे मानक भाषा कहते हैं। मानक भाषा में संप्रेषणीयता सहज हो जाती है। बेटा शिक्षाविद और विद्वान जब भाषा में एक रूपता यानी कि समता लाने के लिए, उसको समान दिखाने के लिए जिस भाषा को वो मान्यता दे देते हैं वही भाषा मानक भाषा कहलाती है। अब आते हैं हम बोली पर। बोली क्या होती है? बोली भाषा का प्रारंभिक रूप होती है। प्रारंभिक यानी कि शुरुआती रूप होती है और यह एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। तो बेटा भाषा जो है वो विस्तृत, भाषा का जो क्षेत्र होता है विस्तृत होता है, जबकि बोली का क्षेत्र सीमित होता है। जैसे आप समझ सकते हैं कि सिर्फ हरियाणा में ही हरियाणवी बोली बोली जाती है, पंजाब में ही पंजाबी बोली जाती है, लेकिन भाषा जैसे हिंदी भाषा है वो पूरे राष्ट्र में बोली जाती है। तो भाषा बोली जो है वो प्रारंभिक रूप है किसका? भाषा का, और इसका एक सीमित क्षेत्र होता है, अर्थात भाषा के क्षेत्रीय रूप को ही हम बोली कहते हैं। जब एक ही भाषा अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह से बोली जाती है तो उसे बोली कहते हैं। जैसे ब्रिज, अवधी, हरियाणवी, राजस्थानी, भोजपुरी आदि ये सारी क्या है? ये हिंदी की बोलियां हैं और अलग अलग प्रदेशों में बोली जाती हैं। ठीक है। अब आते हैं हम लिपि। लिपि क्या होती है? तो बेटा हर भाषा को लिखने के लिए, चाहे वो कोई सी भाषा हो, हिंदी, अंग्रेज़ी, कोई भी भाषा आप ले लीजिए, तो उसको लिखने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम हिंदी लिखने के लिए स्वर, व्यंजन और मात्राओं का प्रयोग करते हैं, तो उन्हीं चिन्हों को हम लिपि कहते हैं। आप कह सकते हैं कि भाषा के लिखित रूप में जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम लिपि कहते हैं, और हर भाषा की एक अलग लिपि होती है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर हिंदी की लिपि देवनागरी है, संस्कृत की लिपि हिंदी, संस्कृत, मराठी, कोंकणी और नेपाली, इन सब की लिपि देवनागरी है। गुजराती की भी देवनागरी है, उर्दू की लिपि फारसी, उड़िया की उड़िया, बंगाली की बांग्ला, पंजाबी गुरुमुखी। ऐसे ही अंग्रेज़ी की रोमन, जर्मन की रोमन और फ्रेंच की रोमन। देखिए यहाँ पे भाषाओं की लिपियाँ अलग अलग हैं। अब आते हैं बेटा हम व्याकरण। व्याकरण क्या होता है? व्याकरण कहते किसे हैं? बेटा व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा को शुद्ध लिखना, पढ़ना, बोलना समझते हैं। या व्याकरण हमें भाषा को शुद्ध लिखना, पढ़ना और बोलना सिखाता है, और वह हमें भाषा के नियमों की जानकारी कराता है। तो बेटा जैसे हम व्याकरण पढ़ते हैं तो व्याकरण में हम क्या पढ़ते हैं? व्याकरण में हम लिंग, वचन, विलोम, पर्यायवाची, काल, क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम यही सब पढ़ते हैं। और इन सब से हमें क्या मिलता है? इन सब से हमें बोलने और लिखने की जानकारी मिलती है। जैसे लड़की सो रहा है, तो ये तो गलत वाक्य हो गया ना, लड़की सो रहा है। लड़की एक स्त्रीलिंग है, तो उसके लिए क्या आना चाहिए? लड़की सो रही है। बच्चे खेल रहा है,
और बच्चे बहुवचन हो गया, तो इसके लिए बच्चे खेल रहे हैं। तो इन सब का ज्ञान हमें किससे मिलता है? इन सब का ज्ञान हमें मिलता है व्याकरण से। तो व्याकरण हमें भाषा को शुद्ध लिखना, पढ़ना और बोलना सिखाता है। अब आते हैं हम व्याकरण के अंग। व्याकरण के कितने अंग होते हैं? बच्चों, व्याकरण के 3 अंग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वर्ण विचार, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। इसके अंतर्गत हम वर्णमाला, वर्णों के उच्चारण, वर्णों के को लिखने और उनको पढ़ने की विधि, उन्हें संयुक्त करने के नियम आदि के विषय में सीखते हैं। तो बेटा वर्ण विचार के बारे में वर्ण विचार में हम वर्णों के बारे में सीखते हैं कि वर्णों को कैसे बोला जाता है और कैसे समझा जाता है। शब्द विचार, शब्द विचार के अंतर्गत हम शब्दों के बारे में सीखते हैं, शब्द कितने प्रकार के होते हैं, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई और शब्दों की रचना कैसे की जाती है। वाक्य विचार, वाक्य विचार के अंतर्गत हम शब्दों के वाक्य विचार के अंतर्गत हम वाक्यों के बारे में पढ़ते हैं कि शब्दों के सार्थक मेल से जो है वाक्य बनते हैं, और वाक्य की रचना और उनकी उत्पत्ति कैसे हुई और उनके कितने प्रकार के भेद हैं। तो बेटा आपको उम्मीद है ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।